वेलकम फ्रेंड्स। आज है चैप्टर 06, 07, 08 की बारी। चैप्टर 06 है कॉन्ट्रैक्शंस, चैप्टर 07 है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन और चैप्टर 08 है प्रिंसिपल्स एंड पोस्टुलेट्स फॉर हेल्पफुल सीक्वेंस। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, चैप्टर्स इन पार्ट 1 जो है कॉलन क्लासिफिकेशन में टोटल है 47, और जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है चैप्टर नंबर 06, 07 और 08, ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेबल, ये सीरियल नंबर 17 टू 32। जस्ट अ क्विक रिवीजन कि आने वाले चैप्टर्स कौन से होंगे। और ये टेबल नंबर 3 है, सीरियल नंबर 33 से 47 टोटल। तो हम लोग इस पूरी सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि चैप्टर जितने 47 है पार्ट 1 रूल्स के कवर करें। तो आज हम लेते हैं 06, 07, 08। तो पार्ट 1 रूल्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है 06, वो है कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस का जो अर्थ है वो हम लोग एब्रीविएशंस की तरह लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, जो भी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, इस्तेमाल की गई है कॉलन क्लासिफिकेशन में, उन सभी का इन्होंने एब्रीविएशन और उसका जो शॉर्ट कोड है वो सब लिखा हुआ है। तो मैंने 1 बाय 1 स्लाइड्स फॉर्म में लिखी है। जस्ट एक बार क्विक ग्लांस के लिए, अगर कोई वर्ड कहीं पर इस पुस्तक में आपको कोई एब्रीविएशन मिलता है, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो इस चैप्टर में वो सब डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल लें ACI, तो ACI कहीं इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ऐसे ही थोड़ा फास्ट कवर करते हैं क्योंकि आगे हमें 7 और 8 भी कवर करना है। AD है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, BC है बेसिक क्लास। BCN कहीं इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होगा बेसिक क्लास नंबर। BF रहेगा बेसिक फोकस के लिए। नेक्स्ट है CD क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। CI है कॉमन आइसोलेट। और मैं बताना चाहूँगा ये सब जो एब्रीविएशंस हैं हमने पिछली क्लासेस में इस्तेमाल की हुई हैं, तो इसमें से कुछ तो आपको पहले से पता है, जो नहीं पता उसको आप नोट कर सकते हैं। C स्मॉल x c होगा कॉम्प्लेक्स क्लास को मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट है C स्मॉल dc, देन ये कंपाउंड क्लास। CDCN है कंपाउंड क्लास नंबर के लिए। CDF कंपाउंड फोकस। CLD क्लासिक डिवाइस। CS कनेक्टिंग सिंबल। FC है फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए। GD है जोग्राफिकल डिवाइस। I इस्तेमाल होगा आइसोलेट के लिए। IAR इंट्रा एरे रिलेशन। IFR इंट्रा फेसेट रिलेशन। II है आइसोलेट आइडिया के लिए। IN है आइसोलेट नंबर। IT है आइसोलेट टर्म के लिए। LED लास्ट इफेक्टिव डिकेड। MC फॉर मेन क्लास। MD फॉर निमोनिक डिवाइस। PCI पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी भी क्लास में कोई भी कंटेंट नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट में ड्रॉप कीजिए प्लीज़, और उस चीज़ को मैं और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है PCL पोस्टीरियर आइजिंग कॉमन आइसोलेट। PR फॉर फेस रिलेशन। SD फॉर सब्जेक्ट डिवाइस। नेक्स्ट है SDN फॉर सब्जेक्ट डिवाइस नंबर। SMF इस्तेमाल होता है सिस्टम फेसेट के लिए। SPF स्पेशल फेसेट। SID फॉर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। SII सुपर इम्पोज्ड आइसोलेट। स्क्वायर ब्रैकेट में E एनर्जी फेसेट को दर्शाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में E के पहले 2 लगा तो वो राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट 2E का मतलब सेकेंड राउंड एनर्जी फेसेट की बात हो रही है। स्क्वायर ब्रैकेट M मैटर फेसेट। 2M सेकेंड राउंड मैटर फेसेट। P होता है पर्सनैलिटी फेसेट।
और अगर फेसेट के आगे नंबर लगता है तो हम लेवल की बात करते हैं। P2 हो जाएगा सेकेंड लेवल पर्सनालिटी फेसेट। तो राउंड और लेवल्स जो हैं ये भी थ्योरी क्लासेस में कवर हो चुकी हैं। आप लोग पीछे की वीडियोस अगर देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। P3 है थर्ड लेवल पर्सनालिटी फेसेट। 2P होगा राउंड के लिए सेकेंड राउंड पर्सनालिटी फेसेट। 2P2 सेकेंड राउंड सेकेंड लेवल पर्सनालिटी फेसेट। S होता है स्पेस फेसेट। S2 इस्तेमाल होगा सेकेंड लेवल स्पेस फेसेट। T टाइम फेसेट के लिए। T2 है सेकेंड लेवल टाइम फेसेट के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 6 में इतना ही कंटेंट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 07। इसका टाइटल जो है चैप्टर का वो है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन के कैनन्स है वो दिए हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैनन का मीनिंग क्या होता है। तो कैनन का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये क्या है, एस्टेब्लिश्ड जनरल लॉ, रूल, प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बाय विच समथिंग इज जज्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन। यानी कि कैनन्स का इस्तेमाल क्लासिफिकेशन में तब होता है इन वर्ड्स का, यानी कि कोई रूल दिया गया है या कोई सिद्धांत है या क्राइटेरिया जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम कैनन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ वेरियस कैनन्स दिए हुए हैं, जैसे कि कैनन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन्स फॉर एरे, कैनन्स फॉर चेन, कैनन्स फॉर फिलिएटरी सीक्वेंस, कैनन्स फॉर टर्मिनोलॉजी। ये जो कैनन्स हैं इसके डिटेल्स यानी कि प्रिंसिपल्स और जो रूल्स दिए गए हैं कि इन सब चीज़ों में कैसे इस्तेमाल करना है, एरे में, चेन में, टर्मिनोलॉजी में। तो कॉलन क्लासिफिकेशन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम कह सकते हैं हम, कि हर चीज़ के लिए रूल या नियम, और उसके बाद भी अगर जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो जाते हैं क्लासीफायर्स, उसके बाद भी इन सब कैनन्स का इस्तेमाल करके वो लोग एक सही आंसर पे पहुंचते हैं। तो आप लोग एक साथ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हम सब कुछ एक ही दिन में आ जाए, लेकिन आप धीरे धीरे अगर ग्रो करेंगे, स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट आप पहले कैनन्स नहीं जानते थे, अब कैनन समझ गए, तो और डीप में आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पीजी कर रहे हैं या नेट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप और यानी कि डेप्थ इन डेप्थ स्टडी होगी एज पर रिक्वायरमेंट। तो कंटेंट हमने जनरली रखा है ताकि सभी के काम आ सके और समझें। इसके अलावा आपको डेप्थ में चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट, हम उस चीज़ को और डेप्थ में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कैनन्स फॉर नोटेशन, कैनन्स फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन, कैनन्स फॉर बुक क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई। अब बस इतना ही डिटेल उसमें था सिंगल पेज का। चैप्टर 08 में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड पोस्टुलेट्स फॉर हेल्पफुल सीक्वेंस। तो इसमें बेसिकली क्या बात की गई है इस चैप्टर में, जो हमने पढ़ा, रंगनाथन सर ने जो स्टेप्स बताए हैं क्लासिफिकेशन के, जो हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी कवर कर चुके हैं, थ्योरी में भी, तो उसको भी फॉलो करने के लिए, स्टेप्स को फॉलो करने के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है और पोस्टुलेट्स है उनका इस्तेमाल, वो उन चीज़ों की बातें की हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या है, स्टेप 1 में दिया हुआ है कि फेमिलियरिटी विद द शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो शेड्यूल्स हैं इसके कॉलम क्लासिफिकेशन के, इससे आपको फेमिलराइज होना है। फेमिलराइजेशन कैसे होगा, अगर आप मैक्सिमम चीज़ों को बाई हार्ट याद करेंगे कि जो मेन मेन चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी हमारी मेन क्लास हैं, उनका हमारा सिंबल क्या है, कौन सी क्लास का सिंबल क्या बनता है, जो बेसिक्स, तो आप जितना इस्तेमाल करेंगे आप फेमिलराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस हेल्प्स इन दिस स्टेप। इसी बुक में लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस ही काम आता है। तो एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, काम करके। काम कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो मेरे दृष्टिकोण से अगर हम कॉलम क्लासिफिकेशन के जितने छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सवाल हो, आपको कहीं भी मिलता है नेट पर किसी किताब में, उस चीज़ को आप खुद करके देखें। जो आपको दिक्कतें आएंगी जब आप वो दूर कर लेंगे तो उसका आपको अनुभव हो जाएगा, और अनुभव होने के बाद क्या होगा, आप भी एक्सपीरियंस यूज़र बनेंगे उस चीज़ के क्लासिफिकेशन के, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। स्टेप 2 में क्या बोला गया है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपोजिट आइडियाज इनटू फंडामेंटल। कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टाइटल है, उसको कैसे ब्रेक करना है, थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चीज़ों को भी बात करने के लिए इस स्टेप 2 में ये सब दिया गया है।
और गाइडेड ओनली बाय फेसेट्स ऑफ आइसोलेट्स, यानी कि जो भी हमारा फेसेट, जो भी हमारा कंपोजिट आइडिया मेन टाइटल रहेगा, उसको हम फेसेट में जब जाएंगे तो उसके जो भी आइसोलेट बनेंगे, ये सब बातें हमने की हैं थ्योरी क्लासेस में कि आइसोलेट क्या होते हैं, फेसेट्स क्या होते हैं। तो आइसोलेट ही हमको गाइड करते हैं, जो जो भी शेड्यूल के चैप्टर्स हैं उसके ऊपर जो दिए हुए हैं उसकी मदद से। और जो पार्ट 1 में अभी हम और चैप्टर्स में कवर करेंगे कि हर शेड्यूल का जो जो हर क्लास का जो शेड्यूल में दिया गया है उसका रूल भी दिया गया है, तो उन सबको आप कंबाइन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लगभग लगभग एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। स्टेप 3 में बात होती है क्रिटिकल स्टेप फॉर क्लासिफिकेशन, स्टेप 3 को माना गया है। इसमें क्या है, सेंसिंग ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ विच ईच कर्नल आइडिया इज अ मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपने देखा होगा स्टेप 8 में जो भी सीक्वेंस रहता है सॉल्व करने का, तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं फेसेट्स में और जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये कैटेगरी किस उसमें जाएगी, यानी कि किस फंडामेंटल कैटेगरी में कोई वर्ड जाएगा, उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करके हम जब लास्ट में सीक्वेंस में बना के जब हम उसका नंबर ढूंढते हैं तो उसके बारे में बात की गई है। यानी ये कह रहे हैं कि स्टेप 3 जो है ये क्रिटिकल स्टेप है क्लासिफिकेशन का। और यहाँ भी बात की गई है लर्न ओनली बाई प्रैक्टिस। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका एक सेट रूल है, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम है, इनूमरेटिव नहीं है डीडीसी की तरह। तो इसमें क्या है, आपको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जितने से जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और कुछ वीडियोस में मैंने प्लान किया है कि हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन के भी एग्जांपल्स डालेंगे, जिसमें बेसिकली चाहे इन शॉर्ट ही हो स्टेप्स वाइज करके, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे गुजरे गुजरे तो आप जब करेंगे उन सब चीज़ों को तो आप भी एक प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और स्टेप 6 में जो मेंशन है वो है, जैसे कि ओकेजनली क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के दौरान आइसोलेट नंबर्स जो हैं वो शेड्यूल में नहीं मिलते हैं, तो उसको हमें खुद ही डिज़ाइन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें तो हम तब कर पाएंगे जब हम बहुत एक्सपीरियंस यूज़र हैं और हम ये समझ गए हैं कि इसका आइसोलेट नंबर नहीं मिल रहा है। उस डेप्थ तक पहुँचने के लिए अगेन फिर वही बात होगी कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है और हमको एक एक्सपीरियंस यूज़र बनना है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। इसमें क्या दिया गया है कि पोस्टुलेट मतलब सीक्वेंस का तरीका बताया है, एक तरह का रूल ये भी रहता है। इसमें क्या है कि जो फंडामेंटल कैटेगरीज है हमारी PME ST, तो PME पोस्टुलेट की बात करें तो बोलते हैं कि एक राउंड में PME इसी सीक्वेंस में अरेंज होंगे PME। और जो हमारा ST पोस्टुलेट क्या कहता है, उसमें SNT शुड बी पुट इन द लास्ट राउंड, तो हम लास्ट राउंड में ही S और T को यूज़ करेंगे। और अगर हम फेसेट्स की कुछ इसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, फेसेट के बीच में कोई अगर सीक्वेंस बनाना है, जैसे कि बेसिक फेसेट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो बेसिक फेसेट है उसको पहला फेसेट ही लिखना है। अगला है काव काफ प्रिंसिपल है, इसमें इसमें लिखा है कि अगर फेसेट को हम अलग अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है, तो हमको एक ही राउंड में उनको एक साथ रखना है। नेक्स्ट है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, इसमें है कि फेसेट जो है अगर किसी दूसरे फेसेट पे डिपेंड करता है तो जो जब लिखेंगे तो उसके बाद ही वो आना चाहिए। और एक है होल ऑर्गन प्रिंसिपल, तो एक ही राउंड में जब हम क्वेश्चन को क्लासीफाई करते हैं तो ऑर्गन शुड बी एट अ लेटर लेवल देन द होल, यानी कि जो उसका पार्ट है तो वो बाद में आएगा और जो पूरा उसका कंपोजिट आइडिया है वो हम पहले रखेंगे एक राउंड में। तो ये सब चीज़ें जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एटलीस्ट आप लोग ये समझ पाएंगे कि अच्छा ये प्रिंसिपल भी होता है, काव काफ प्रिंसिपल नाम की भी चीज़ है। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप सेल्फ स्टडी से भी खुद भी पढ़कर समझ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें जो मेन मेन हमको एक अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाए ताकि हम ये समझ सकें कि कॉलन क्लासिफिकेशन में इतना तो हमको नॉलेज रहना चाहिए। सेम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा चैप्टर 00 से लेकर चैप्टर 08 तक, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ये सब थे, जिसमें लिखा था कि मैक्सिमम पोर्शन जो पार्ट 1 का वो चैप्टर 08 तक है। तो अब हम सीक्वेंस वाइज लेंगे, जैसे चैप्टर 1 है मेन क्लास अगली वीडियो में जल्द आएगी। और एक बार फिर प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।